वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुष्का डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को कहाँ पे कौन सी चीज़ों में कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए वो हेल्प आती है, या नोट्स और हम जो लोग आपको पढ़ाते हैं क्लासेस में आपको वहाँ पे कहाँ पे आपको एडवांस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट द पॉलिटी पेपर डिस्कशन। इस साल बच्चों पॉलिटी के अंदर करीबन 17 से 18 क्वेश्चन आए थे एंड ऑल द पॉलिटी क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड। राइट, आइडियोलॉजी पे या एप्लीकेशन बेस्ड हैं। राइट, इन्हीं सब क्वेश्चंस के अंदर द थिंग इज दैट करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं पूछा गया। द रीज़न वॉज दैट क्योंकि यूपीएससी के अंदर इस बार जो डेट थी, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा या नहीं देगा, ये सारी जो चीज़ें थी बच्चों, ये क्या था कि दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि ये करा पाएंगे कि भी नहीं करा पाएंगे। सो डेट इज द रीजन करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन इस बार पूछे गए, बट पॉलिटी से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए एंड विथ थोड़ा सा लॉजिक एंड थोड़ा सा नॉलेज अगर आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सॉल्वेबल एंड अप्रोचेबल। राइट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें समझ में आती है और हमने कहाँ कहाँ क्या चीजें पढ़ी थी। राइट, और आई होप ये वीडियो बनाने में हमें थोड़ी सी देरी इसलिए होती है बच्चों बिकॉज हमारी एक्सपर्ट की टीम है, अराउंड 7 to 8 फैकल्टीज बैठती हैं और इनके साथ हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। और पिछली बार की तरह हमारी आंसर की जो 98% सही थी, ये हमारी आंसर की इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इतनी ही सही हो और बच्चों को कंसेप्ट बिल्डिंग में इतना ही हेल्प करे। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, हम लोगों ने यहाँ पे सेट के नाम और क्वेश्चन नंबर भी दे रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो इससे अपना सेट का क्वेश्चन और ये मैच कर सकते हैं। राइट, to the best of our knowledge we have given the answer, but let's see what UPSC answer key says after a year when it will release. Right, so let's start. Right, the preamble of the preamble to the Constitution of India is, चार ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। हमारे जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वो क्या है, चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे बच्चों, और अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर पॉलिटी भी पढ़ी है तो आप सब लोग ये चीज जानते हैं दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जब हुआ था, जब हम कुछ चीजें, हम कुछ टेरिटरी जो थी वो पाकिस्तान को देने जा रहे थे, तब हम लोगों को पहली बार ये क्वेश्चन सामने आया था कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। और यही रीजन था कि बेरूबारी यूनियन में ये घोषित कर दिया गया था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, बट आफ्टर केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर ये क्लियर हो गया था कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सो जहां पे भी नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस ऑप्शन को हम वैसे भी गलत कर देंगे। राइट, एंड देन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट देन यहाँ पे कंसेप्चुअल देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे आपको टेस्ट होती है, यूपीएससी जो टेस्ट करता है। प्रियम्बल के अंदर फर्स्ट ऑप्शन कहता है अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। हाँ, ये सही बात है कि इसका खुद का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। काफी हद तक ये स्टेटमेंट सही है कि अगर ये नॉन एनफोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि अगर आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते हैं तो इसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसको लागू क्यों नहीं किया सरकारों ने। सो नॉन एनफोर्सिबल जरूर है। राइट, बट दूसरे ऑप्शन जब पढ़ेंगे बच्चों तब देखिएगा इसकी वैलिडिटी एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। राइट, ऑफ कोर्स इट हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, बट व्हाट इज द बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। जब आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ते हैं बच्चों, तो जो चीज प्रियम्बल के अंदर हमारे पास कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं बच्चों, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, है ना, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे जीवन को या हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। राइट, तो अगर आप इनको अलग तरीके से पढ़ेंगे दूसरे पार्ट या दूसरे भाग से, भाग 3, पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 जो फंडामेंटल व्हाट यू से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर आप इन तीनों को हट के अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सो दैट इज द रीजन बच्चों हमारा राइट आंसर होगा डी।
ऑप्शन ए सी डी तीनों बहुत इक्वल हैं बच्चों, बट लेकिन हमारे इससे अगर आप सारा ऑप्शंस देखेंगे, अगर प्रियम्बल को समझना है, प्रियम्बल के अंदर के जो एडजेक्टिव्स को पहचानना है, उनके मूल रूप को समझना है, तो हमें दूसरे पार्ट्स के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर दूसरे पार्ट के साथ इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो प्रियम्बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए द करेक्ट आंसर यहां पे होगा it is a part of a constitution, of course, after Keshwanand Bharti case, but has no legal effect independently of other part, है ना, क्योंकि जस्टिस जो है वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स में भी दे रखा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दे रखा है। और प्रियम्बल में तो जस्टिस एक एडजेक्टिव है ही, तो जस्टिस का अगर होल मीनिंग्स आपको समझना है तो इन चारों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा और एक साथ समझना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बहुत क्लियर होगा कि ये चारों पार्ट एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है, दृष्टिकोण अलग अलग है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। With reference to, very easy question, with reference to the provision contained in part 4 of the constitution, right, which of the following statements are correct? Part 4 आप लोग सभी चित परिचित हैं, that part 4 of Indian Constitution is nothing but DPSP, right? So part 4 जो है बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनके लिए 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है ये हमें बताना है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, नहीं, ये सही स्टेटमेंट नहीं है बच्चों, दिस इज फॉल्स। रीजन इज दैट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तब जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको ही एनफोर्सिएबल करार दिया था, डीपीएसपी को एनफोर्सेबल नहीं किया था। रीजन, उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, हम लोग उस समय हमारी लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, और यही रीजन था कि लोगों को ये हक देना या लोग इस हक को कैसे लेंगे, इसके ऊपर उस समय चर्चा नहीं की जा सकती थी। और दूसरा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो समय इतनी अच्छी नहीं थी कि उन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं बच्चों, जो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक हैं, इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर देखेंगे, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं? स्टेट शैल डू इट, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू दिस, राइट। शैल वर्ड यूज आ रहा है, मतलब करना ही है। स्टेट अगर करता है तो ऐसे करेगा, राइट। तो स्टेट को अगर करना है तो स्टेट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पैसे की, राइट। तो उस समय 1950s में हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग डीपीएसपी को लागू कर सकें। सो दैट इज द रीजन कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने इसको नॉन एनफोर्सेबल रखा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाता है। एक ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और यहाँ पे करेक्ट पूछे, तो आप जहां जहां पे भी 1 आ रहा है उसको कट कर दीजिए। तो आपके पास कौन से दो ऑप्शन बचते हैं? बी एंड डी। अब बी, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, 1 एंड 2 वैसे भी अपोजिट है, तो 2 हैज टू बी ट्रू, राइट। एंड लास्ट ऑप्शन इज द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। इट इज वेरी ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय इटसेल्फ। उन्होंने क्या कहा था? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे अगर इलेक्शन जीत के आती है तो लॉज बनाते वक्त वो डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती है। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। तो दैट इज द रीजन बोथ ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन 2 and 3 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of the legislature of a state। सही स्टेटमेंट है बच्चों, बट द ट्रिक हियर इज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, राइट, बट द ट्रिक हियर इज दैट अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, ये वर्ड जो है यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है यूपीएससी, बट लेकिन इसमें अगर अपन ज्यादा डिटेल में सोचेंगे तो स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा, राइट। लेकिन इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप इसको सही मानते हैं, अगर यूपीएससी प्रूव करने पे मैक्रो एनालिसिस करेगी इस स्टेटमेंट का, तो हो सकता है इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ खामियां, कुछ त्रुटियां निकल के आए और ये स्टेटमेंट फॉल्स करार दे दिया जाए।
otherwise this statement is true by itself, right? So and then come to the next statement, according to the Representation of People Act, आप जानते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के सिलेबस में भी इसका नाम दे रखा है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर द 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. ये बात सही है बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब लागू हुआ था, ये इसीलिए हुआ था कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है उसको कम किया जा सके या उसको खत्म किया जा सके. कम नहीं, खत्म होना चाहिए, राइट? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रहा था वो खत्म हो, और उसको खत्म करने के लिए डेफिनेटली स्टेटमेंट सही है, बट इसमें सिर्फ एक ही गलती है बच्चों, वो है पहला कि परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड. ऐसा नहीं है बच्चों. जब 5 साल की सजा भुगत के, पहली बात तो आरपीए के तहत ये 6 साल की सजा होती है, 5 साल की सजा नहीं होती है, राइट? और दूसरी बात, अगर चलो 5 साल किसी को याद रहे या 6 साल नहीं भी याद रहे, तो आप जब सजा भुगत के आ चुके हैं, राइट, अ कन्विक्टेड पर्सन जिसको सजा मिल चुकी है उसके गुनाहों की, तो उसके बाद ही इज अ फ्री पर्सन एंड अ वेरी रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? आप उसके बाद उसको चोर या नहीं कह सकते. इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21, राइट? सो दिस इज द रीजन, क्योंकि उसको उसकी सजा जो थी वो मिल चुकी है उसकी गलतियों की, तो उसके बाद वाई डबल पनिशमेंट? फिर समाज को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैं. 6 साल की सजा के बाद अगेन ही कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो यहां पे फॉल्स हो जाता है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. सो आंसर यहां पे क्या होगा बच्चों? ए. अगर कोई प्रूव करने पे ही आए कि ये गलत है, एलिजिबल टू वोट है कि नहीं है एलिजिबल, तो यहां पे क्या कर सकते हैं? डी ऑप्शन भी कर सकते हैं. बट अगर पूरा अभी तक देखें एनालिसिस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट? ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? रीड दीज 3 स्टेटमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाया वो बच्चे यहां पे उसको गलती करके आएंगे. बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई मस्ट से यूपीएससी हैज एवर आस्क्ड. Read these statements. The President of India can summon a session of a parliament at such place as he/she thinks fit, right? Second, ये जो है बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में दे रखा है, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जब चाहे जहां चाहे प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं, राइट? ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही बुलाएं. अगर पार्लियामेंट में किसी वजह से, किसी कारणवश अगर कोई वहां पे नहीं सभा हो सकती है, राइट, अगर वो रेनोवेशन चल रहा है या टूट गया है, समथिंग लाइक दैट, अगर वहां पे हुआ है, तो वो चाहें तो वो वहां पे गांधी ग्राउंड में बुला के भी आपका सेशन करवा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है और एमपीस को वहां आना पड़ेगा, राइट? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऊपर से एक्ट नहीं कर सकता, उनको प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ये डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है. come to the second statement, right? of course अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में स्टेटमेंट 1 आ रहा है, तो स्टेटमेंट बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं. मैं आपको हर बार सिखाता आया हूं बच्चों, हमारे जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए पॉलिटी की, और कंपेयर करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी से, तो काफी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्वेबल होते हैं और आप उसको बहुत ही अप्रोचेबल भी होते हैं, और फिर अगर आप थोड़ा सा और अगर पुश करते हैं उन क्वेश्चंस को तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, राइट? कम टू द सेकंड स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल दीज 3 सेशंस, राइट? जब स्टेटमेंट 2 यहां है ही नहीं तो ये स्टेटमेंट वैसे ही फॉल्स हो जाता है, राइट? क्योंकि अब हमारे लिए ऑप्शन तो 1 और 3 ही बचते हैं, क्योंकि 1 ट्रू है. एंड ऑफ कोर्स बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज नहीं लिख रखी है कि 3 सेशन होने जरूरी है. ओनली थिंग मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या चीज मेंशन है वो ये है दैट जो लास्ट सत्र जो होता है, मतलब संविधान के अंदर मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए. मिनिमम 2 सत्र में भी ये नहीं लिख रखा है कि मिनिमम 2 सेशंस होने चाहिए. उन्होंने ये कहा कि जो 2 सेशन आप कराते हैं उसके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है,
अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। सो जो 2 सेशन होते हैं उसके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं कराना है तो आपको मिनिमम 2 सेशन आपको हमारे 1 साल के अंदर कराने ही होंगे। दो सेशन तो आपको कराने ही होंगे, 3-3, 4-4 महीने के आपको कराने होंगे, अदरवाइज इट विल बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो स्टेटमेंट 2 ऐसे ही फॉल्स हो जाता है। रीड स्टेटमेंट 3, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस भी नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 and 3 is correct here, right? Come to the next one. आधार मेटाडेटा जो है कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 months। ये आधार के ऊपर जो राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जो क्वेश्चन आया था बच्चों, लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में भी काफी प्रचलित केस था इसमें। आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 months। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बच्चों। अगर मेटाडेटा आपका स्टोर नहीं करेंगे तो फिर आगे प्रोसेस कैसा होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली फॉल्स, राइट। देन सेकंड, राइट, अगर स्टेटमेंट 1 आप क्रॉस करते हैं तो स्टेटमेंट ए एंड डी यहीं पे गलत हो जाते हैं, राइट। नाउ 2, 3, 4 में से आपको देखना है, राइट। कम टू सी, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कोऑपरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ऑफ कोर्स आप लोगों की आर्टिकल 21 जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट है बच्चों, जिसमें आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसी के अंदर क्या है, आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी आपकी फंडामेंटल राइट है। तो आपका प्राइवेसी जो है वो किसी को भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज को नहीं बेचा जा सकता, ताकि वो उनका गलत फायदा उठा सकते हैं, पोटेंशियली वो उनका गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए उनको नहीं बेचा जा सकता। तो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट। आधार की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना है तो। एंड लास्ट, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी वेलफेयर स्कीम के लिए आप पैसा उठा रहे हैं, राइट, तो उन वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आपको आधार देना कंपलसरी है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 2 and 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, राइट। ऑन टू द नेक्स्ट वन। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन, राइट। हिंदी में भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं अगर आपको पढ़ना है यहाँ पे तो, राइट। राज्यसभा और लोकसभा बच्चों हमारे बायकैमरलिज्म के अंदर, या हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हम उसमें बायकैमरलिज्म फॉलो करते हैं, द्विसदन हम इसमें पैटर्न फॉलो करते हैं। और इसमें हमारे 2 हाउस का नाम है द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा और लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, राइट। तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस में जब राज्यसभा है, बहुत सारे केसेस में जो लोकसभा है उसमें उनका एकाधिकार है, मोनोपोली है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, ग्रे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है। और इक्वल का मतलब यह है कि राज्यसभा के बिना आप लोग लोकसभा जो है उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। तो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन चारों में से कि ये 4 पावर्स हैं बच्चों एक पार्लियामेंट की, राइट। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा किसमें इक्वल है इन पावर्स को फंक्शन करने में, राइट। तो उसमें अगर अपन देखेंगे बच्चों, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस, बच्चों ये अधिकार इनिशियली सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास सबसे पहले है। रीजन इज बच्चों कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सर्विसेज हैं, आप लोगों को जान के शायद ताज्जुब होगा कि इन द होल वर्ल्ड जहां जहां पे भी डेमोक्रेसी है वहां पे ऑल इंडिया सर्विसेज या नेशनल सर्विसेज, ऑल नेशनल सर्विसेज जैसी कोई चीज नहीं है, राइट। ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो राज्य की, जो स्टेट की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, एकता और अखंडता है,
उसको सही रखा जाए या वो टूटने ना पाए, इसलिए ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाती है। ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाई थी ताकि जो उनका ब्रिटिश एम्पायर है वो कहीं उनके हाथ से नहीं निकल जाए। और उसके बाद हमने वापस इसलिए बनाई क्योंकि हमारा पार्टीशन हुआ था, भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक उधर ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान बना था। तो हम लोगों को उस समय ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत थी और आज भी काफी हद तक इसकी जरूरत आज भी महसूस होती है, बिकॉज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अभी तक हम लोगों के अंदर नहीं आई है। राइट, वी आर नॉट एज यूनाइटेड एज आवर फोर फादर्स हैव ड्रीम्ड ऑफ। राइट, सो दिस इज द रीजन कि द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल होती है। राइट, आई विल जस्ट रब इट ऑफ, वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल होती है। सेकंड, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग जानते हैं बच्चों, संविधान के संशोधन अगर करना है तो राज्यसभा जो है वो लोकसभा के बिल्कुल बराबर होती है। आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग एस अगेन एंड अगेन, आई थिंक आर एस का एस यहाँ पे। सो अमेंडिंग, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों इक्वल होती है। कोई भी संविधान का संशोधन का बिल पार्लियामेंट में लेके आ सकता है और उसका स्टार्ट कर सकता है। संविधान ने इसमें अनुमति राज्यसभा को भी इक्वली उतनी दे रखी है जितनी लोकसभा को दे रखी है। और बाकी द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं बच्चों, इसमें लोकसभा जो है वो इसमें राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है, वो इसमें राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है। एंड मेकिंग कट मोशंस, इसमें राज्यसभा का कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें सिर्फ लोकसभा का ही इसमें रोल होता है। राइट, तो द करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होती है। राइट, टू द नेक्स्ट वन, थोड़ा बड़ा है और बहुत अच्छी स्कीम है। आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें भी मैंने इस स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था और आने वाले टाइम में भी पढ़ाया जाते रहे हैं ऐसी स्कीम्स के बारे में जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एमपी लेड स्कीम जो है वो उन्हीं स्कीम्स में से एक स्कीम इसको आप कह सकते हैं। एमपी लेड का फुल फॉर्म होता है बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। राइट, एमपी लेड स्कीम, इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, पढ़िए। Right, MP-led funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. Very true. This statement is utter true statement because यही सारी चीजें जो ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए MP-led schemes दी जाती है और हर MP को हर साल ये कुछ पैसे अलोकेट किए जाते हैं ताकि वो रूरल एरिया या अर्बन एरिया में कुछ जगहों को अडॉप्ट करें और वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन जो है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाए। आप लोगों ने बहुत फेमस अभी लास्ट ईयर गौतम गंभीर क्रिकेटर जो है हमारे इंडिया के, देखा होगा जब उन्होंने दिल्ली से एमपी लेड स्कीम, दिल्ली से जब वो जीते थे, संसद बने थे, तो उन्होंने ये स्कीम का उपयोग किस लिए किया था कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे दिल्ली में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस एरिया में उन्होंने कैमरे लगवाए थे। राइट, और उन कैमरे की निगरानी एक सिक्योरिटी एजेंसी को दी थी ताकि उस एरिया में जो चोरी वगैरह जो हो रही थी या जो छेड़खानी की, ईव टीजिंग की जो कंप्लेंट्स थी उसको रोका जाए। एंड काफी हद तक वो कम भी हुई क्योंकि कैमरे में वो चीजें कैद हो गई तो दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई और काफी लोगों को इससे हेल्प भी मिली, जो लोकल एरिया थे, लोकल रेजिडेंट थे, उनको हेल्प मिली। सिमिलरली प्रधानमंत्री मोदी जो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं उन्होंने भी ये स्कीम को ले रखा है और उन्होंने 2 गांव अडॉप्ट किए थे वाराणसी के पास, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, और उन दोनों गांवों को अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने यही जो फंड थे, आई थिंक 2 करोड़ और 5 करोड़ उन्होंने जब उठाए थे तो उन्होंने उस गांव की काया पलट करके रख दी। वहां पे उन्होंने शौचालय बनाए, डिजिटल स्कूल्स बनाए, एटीएम, बैंक ये खोले। राइट, ये मतलब ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बट ऐसा करना चाहिए, ये इस स्कीम के पार्ट हैं। अगर आप इस स्कीम को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो यू कैन क्रिएट अ वेरी वेल एडवांस्ड, छोटे छोटे एरिया में यू कैन से अ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, वो डायरेक्ट एमपी लेड स्कीम से जुड़ती है। वहां पे आप डायरेक्टली लोगों से जुड़ते हैं और जो आप पैसा देते हैं, आपको स्कीम्स ऑलरेडी बनी हुई हैं,
आप डायरेक्टली वहां पे जाके इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है. Such a good scheme this scheme is, right? So first statement is correct. Second, a specified portion of each MP's fund must be benefited SC/ST population. ये बिल्कुल सही बात है बच्चों. I think 5% या 10% इस स्कीम का जो पैसा होता है वो SC/ST population के बेनिफिट के लिए होता है, ताकि उनका भी, हम लोग उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में ला सकें, और वो कहीं पीड़ित है ना या शोषित महसूस न करें, राइट? Third statement, MP-led funds are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried forward to the next year. Very wrong statement बच्चों, ये statement सही नहीं है. Reason is बच्चों, इस स्कीम की यही सबसे अच्छी बात है. ये जो statement है ये बजट के लिए होता है बच्चों, राइट? के बजट आपको मार्च से मार्च में मिलता है, और मार्च तक अगर आपने यूज नहीं किया उस बजट को तो वो लैप्स हो जाता है, वो फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है. बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आप नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये अच्छी बात है, अच्छी है बुरी है ये आप लोग डिसाइड कीजिए, बट आप इसको नेक्स्ट टाइम भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? एंड नेक्स्ट, the district authority must inspect at least 10% of all the works under implementation every year. This is true बच्चों, क्योंकि डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहां का जो लोकल एमपी है उसके साथ मिलके उन स्कीम्स को लागू करे, और जब वो स्कीम्स लागू हो जाती हैं तब उसकी एक रिपोर्ट बनाए. रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करे, ताकि एमपी ने जो काम किया, जब तक डीएम के साइन नहीं होंगे तब तक उनके काम की सराहना या उनके काम को पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो 1 2 4 किस में है आप? दिस इज, so option D is the correct statement here, 1 2 4, right? Next, one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination. One of the most easiest question of prelims 2020 is this, right? Protection against untouchability, अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने बेसिक पॉलिटी भी पढ़ी है या टाइटुलर चीजें भी पढ़ी है तो भी आप लोगों को पता है कि मैं आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूं, और आर्टिकल 17 किसके अंदर आता है? राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट? राइट टू इक्वलिटी कहां है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच ये आर्टिकल 17 आता है, जिसके अंदर क्या है? राइट, अनटचेबिलिटी है ना का एंड, राइट? देयर इज अ एंड टू अनटचेबिलिटी. भारत के अंदर अस्पृश्यता अब प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 17 में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है. सो करेक्ट आंसर इज राइट टू इक्वालिटी, राइट? आई थिंक बाकी सबको डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्लियर आंसर है. एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24 है, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल नंबर 22, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल नंबर 32, right? So correct answer is right to equality, right? On to the next one. In India, separation of judiciary from executive is enjoined by, आप लोगों को बहुत इजी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर आप लोगों ने डीपीएसपी अच्छे से पढ़े हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था 3 सेक्शन में डिवाइड करके अगर आप डीपीएसपी को पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर सामने दिख रहा है कि इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और कौन से नंबर के आर्टिकल में हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात करते हैं बच्चों? आर्टिकल नंबर 50 के अंदर, राइट? आर्टिकल 50 के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग अलग होनी चाहिए. न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो एक दूसरे से सेपरेट फंक्शन करनी चाहिए, एक साथ फंक्शन नहीं करनी चाहिए. ये हमारे फोरफादर्स का मानना था, और शायद ये सही भी है, राइट? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो तभी अच्छा है, अदरवाइज उसके बेनिफिट्स हमको कम नजर आते हैं और कम दिखते भी हैं, राइट? सो आंसर इज डीपीएसपी, राइट? ऑन टू द नेक्स्ट वन. अलॉन्ग विद बजट, वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये बहुत रीसेंट इशू है, आप लोगों को ये चीज पता होगा, पढ़िए. अलॉन्ग विद द बजट, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस द अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, राइट? द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय, आप लोगों को ये चीज पता होगी, राइट? कि ये हर साल बजट के साथ क्यों रखा जाता है बच्चों? बिकॉज इट्स नॉट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, डेफिनेटली वो नहीं है, राइट? आर्टिकल 112 किसके लिए होता है?
कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन सी स्कीम बनानी है, कौन कौन से ग्रांट चाहिए, और आर्टिकल 110 मनी बिल से रिलेटेड होता है। सो ऑप्शन 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा आर्टिकल 113 है, अगेन इसमें यही चीज है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कैसे कैसे पैसे उठाए जाएंगे या कैसे पैसे उसके अंदर आएंगे, तो आर्टिकल 113 भी इसमें नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, FRBM एक्ट 2003 के तहत हम लोग इस स्टेटमेंट को या इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को हम लोग पब्लिक के सामने रिलीज करते हैं कि भारत सरकार के पास कितना ज्यादा कर्जा है या कितना ज्यादा चुकाएंगे, इस साल भारत सरकार की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब इसमें सिखाएंगे। जनरली इकोनॉमिक के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इकोनॉमिक के डोमेन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्योंकि थिंग इज के FRBM उसके अंदर अच्छे से पढ़ाया भी जाता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट, या नहीं पढ़ा है तो आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे, तो FRBM में उससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑन टू द नेक्स्ट वन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, आप लोगों को ये चीज पता होगी बच्चों कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, राइट, हमारे भारत के अंदर संवैधानिक सरकार क्या चीज होती है, राइट। संवैधानिक सरकार वो चीज है बच्चों जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कंसेप्शुअल क्वेश्चन पूछा जाए, तो कंपेयर योर इंडियन पॉलिटी, है ना, आप लोगों का पेपर का नाम है जनरल स्टडीज, राइट, PhD स्टडीज नहीं है, तो डिटेल में आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सबको बराबर एक तुला में तोल के फिर आपको ये एग्जाम दिया जाता है, राइट। सो अपने इंडिया की पॉलिटी को कंपेयर कीजिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या ये चीज हो सकती है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर का क्या मतलब है, ऐसी कोई चीज इंडिया में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं है। हमारी जो सरकार है वो किसके प्रति है, वो 130 करोड़ भारतीयों की वजह से वो सरकार बनती है, लेजिस्लेचर से सरकारें नहीं बनती हैं, हम उनको चुन के भेजते हैं। तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर इज द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। दूसरा पॉपुलर गवर्नमेंट, या जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं बच्चों मेजोरिटेरियनिज्म जिसको आप बोलते हैं, राइट। पॉपुलर गवर्नमेंट जरूर है, वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, राइट। डेमोक्रेसी के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट आती है जैसे, बट लेकिन इसका एक पार्ट ये भी है कि आप इसको तानाशाही रूल में भी कह सकते हैं, जैसे हिटलर के समय में हुआ था, राइट। सो पॉपुलर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट ही आती है। अगर आप मेजोरिटी है तो आप लोग, अगर जनता का फेवर है तो आप ले आते हैं, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये भी नहीं है, राइट। दूसरा मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, अगेन डेमोक्रेसी के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट, ये चीजें सब अलाउड है, लेकिन ये फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है अ लिमिटेड गवर्नमेंट, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो आप और हम हों, राइट। हम सबको वही अधिकार हैं, हम सब के ऊपर वही रेस्ट्रिक्शंस हैं संविधान के द्वारा लगाए गए जो बाकी किसी भी और व्यक्ति के ऊपर होते हैं। अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको कुछ इम्यूनिटी मिल सकती है, उनको कुछ प्रिविलेजेस हो सकते हैं, जैसे SPG सिक्योरिटी है उनके पास बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, बट इन द आईज ऑफ लॉ ही इज इक्वल, राइट। इन द आईज ऑफ लॉ ही एंड मी इज इक्वल, राइट। आर्टिकल 14 के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कोई गलती की है तो न्याय की नजरों में, कानून की नजरों में वो भी उतने ही गिल्टी होंगे कि जितना अगर मैंने कोई अन्याय किया है या अगर मैंने कुछ गैर कानूनी काम किया है तो इन द आईज ऑफ लॉ मैं जितना गिल्टी हूं उतना ही प्रधानमंत्री भी गिल्टी होंगे। सो जो लिमिटेशंस है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो लिमिटेशन मेरे पे है, राइट, वो ही एक भारत के राष्ट्रपति के ऊपर भी होगी। वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी पब्लिक स्पेस में जाके कुछ भी बोल दें, और जैसा हमारे लिए भी है, राइट, या आपके लिए भी है। आप लोग भारत की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। एंड सेम गोज टू एनी अदर पर्सन इन इंडिया। 130 करोड़ भारतीयों के ऊपर सेम लॉज अप्लाई होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सेम लिमिटेशंस अप्लाई होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की अगर ट्रूएस्ट डेफिनेशन पूछी जाए बच्चों तो आंसर होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। कि जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि वो उनको कुछ भी करने की आजादी नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही सारे काम करने पड़ेंगे।
और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या दिस मूव टेकन बाय गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहती, राइट। सो आंसर इज लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। To the next one, other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect or reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? राइट, आप लोगों को ये चीज बिल्कुल साफ साफ, मुझको शायद ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है कि जहां पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है बच्चों, हमारे जब यूनाइटेड नेशंस बना था तब उन्होंने एक लॉज बनाए थे और ये कहा था कि जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं उन सबको ये बेसिक राइट्स तो मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ 30-35 बेसिक राइट्स दिए थे, और उन बेसिक राइट्स के अंदर जैसे सबको अच्छा पानी मिले, सबको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सबको जॉब मिले, सबको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, वुमेन्स के प्रति जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाए, राइट, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी हो, फूड सबको मिले, ये सारी चीजें उनके अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर थी, राइट। तो इसमें पूछा गया कि और कौन कौन से पार्ट में, फंडामेंटल राइट्स में तो है ही, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा इन तीन के अंदर, इन तीन में से किसके अंदर ये सारी ह्यूमन राइट्स हैं? अगर कोई बच्चा जिसने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी है बच्चों, तो द फर्स्ट गेस विल बी ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल, बिकॉज प्रीएम्बल के अंदर जो एडजेक्टिव्स हमने पढ़े, जैसे मैंने आपको बताए थे, वो जो 9 एडजेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़े, राइट, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, राइट, सोवरेनिटी, राइट, रिपब्लिक, है ना, सेक्युलरिज्म, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रीएम्बल के अंदर हैं, जो ह्यूमन राइट्स के अंदर भी अवेलेबल थी। दूसरी डीपीएसपी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इससे 1-2 क्वेश्चन पहले आप लोगों ने देखा था, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, ये भी ह्यूमन राइट्स का ही एक पार्ट है, राइट। या मिल्च एनिमल्स को स्लॉटर करने से रोकना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये सब डीपीएसपी के पार्ट है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी मेंटोर्स हैं वो सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा उनको शिक्षित करें, राइट, साइंस को डेवलप करें, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है। तो विदाउट मच डिस्कशन एंड डिबेट द आंसर इज क्लियरली ऑप्शन 1, 2 एंड 3, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, राइट, और दिस इज द सेम क्वेश्चन आई थिंक। Yeah, let's go to the next one. In India, legal service authorities provide free legal service to which of the following type of citizen? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने हमने एक सर्विस बनाई थी बच्चों जिसका नाम था नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राइट। उसके अंदर हम फ्री लीगल एड जो है लोगों को देते हैं या हमारे सिटीजन्स को देते हैं, जो जिनके लिए न्याय का फीस भरने का पैसा उनके पास नहीं है, राइट। इफ दे आर नॉट एलिजिबल टू पे, एंड नॉट एलिजिबल बट दे आर नॉट, व्हाट यू कैन से, उनके पास अगर पैसा नहीं है या उनके जस्टिस को पाने का, तो उनके लिए जस्टिस के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है नालसा या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई। तो उसके अंदर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? अब बहुत बच्चों को लगता है कि पहली बात तो बच्चों ये है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। रीजन इज कि जो नालसा है इसके जो प्रोविजंस हैं वो हमने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रखे हैं, राइट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है इसको शासित नहीं करती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूं भी फैक्चुअली रॉन्ग है, बट फिर भी यूपीएससी ने पूछा है तो हमें इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इसे डिस्प्यूट नहीं कर सकते, राइट। बट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि हर स्टेट के अंदर फाइन, हर स्टेट के अंदर जो फीस है वो अलग अलग होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है वो कितना लेना चाहती है। बट फिर भी देखते हैं, लेट्स सी, अ पर्सन विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, ये बात बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांसजेंडर विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, ये तो ट्रांसजेंडर का जो है बच्चों ये तो कहीं पे भी दिया ही नहीं गया है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर का तो बहुत कम स्टेट्स में दिया गया है, खास करके सिर्फ एक स्टेट के अंदर दिया गया है, वो है दिल्ली,
राइट, सिर्फ दिल्ली के अंदर, केरला के अंदर भी ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात नहीं की गई है एड के लिए या लीगल एड के लिए, बट लेकिन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। दूसरा, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड सिटीजन विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, राइट। सो इसके अंदर बच्चों क्या आता है कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो होता है अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, 3 लाख वाला फॉल्स है। एंड ऑल सीनियर सिटीजन, जहां पे ऑल आ रहा है तो 4 तो आप वैसे ही इसको कट कर देंगे, राइट। सो ऑल वाला तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 2, राइट। सो दिस इज द रीजन के इसमें आंसर ऑप्शन 1 and 2 है। सम पीपल विल डिस्प्यूट के इसमें ऑप्शन 2 and 3 भी हो सकता है, 1 गलत है, बट स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं इट्स अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, आंसर कैन बी सी ऑल्सो, राइट। ध्यान देना, अगर जब आपको जब ऑप्शन पूछा जाए तो उस हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच every single time from last 5 to 6 years पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर हर बार यूपीएससी के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और मैं हर बार बच्चों को कहता हूं कि आप लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे खास ध्यान दीजिए, कि क्योंकि अगर इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझ पाए तो यूपीएससी के अंदर अभी भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्कोप बहुत वाइड है आने वाले टाइम में। लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस और देखते हैं कौन सा सही है, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में is the one in which all political parties in the parliament are represented in the government. It's not necessary, अगर आप इलेक्शंस नहीं जीते हैं, all political parties कैसे हो सकती है? अगर आपने इलेक्शन नहीं जीता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने तो वो डेफिनेटली नहीं आएगी, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सो स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, the government is responsible to the parliament and can be removed by it. Yes, this is the राइट स्टेटमेंट। आप लोगों को गोल्डन रूल याद होगा बच्चों, जब क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, कार्यपालिका जो है वो विधायी के प्रति जिम्मेदार होती है। ये गोल्डन रूल के ऊपर ही ये क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने फर्स्ट पेज पे आप लोगों को लिखाया था। और जो बच्चे सीख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये गोल्डन रूल आपकी कॉपी में लिख लीजिए दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, राइट। अगर इंडियन पॉलिटी समझनी है तो दैट द इंडियन पॉलिटी इज द सम टोटल ऑफ दिस वन स्टेटमेंट, राइट। अगर कोई भी काम एग्जीक्यूटिव को करना है तो वो लेजिस्लेचर को साथ में लेके ही करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर सकती है, राइट। एंड टाइम एंड अगेन द लेजिस्लेचर हैव प्रूव्ड कि अगर आप हमें साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपका क्या हश्न होगा। सो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो है वो साथ में जरूर चलेंगे, and executive is responsible to legislative. So B statement is correct. फिर भी दो ऑप्शन देखते हैं। The government is elected by the people and can be removed by them. Obviously not, right? हम लोग जो हैं, हम लोग एक बार चुनते हैं बट उनको हटाने का काम हम लोग नहीं रखते हैं। 5 साल बाद री इलेक्शन होते हैं तो फिर से हम गवर्नमेंट चुनने का काम करते हैं, उनको हटाने का काम कोई हमारे हाथ में नहीं होता। अगर 2 साल बाद अगर आप किसी सरकार से खुश नहीं हैं तो हम लोग नहीं हटा सकते, लेजिस्लेचर हटा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके या अविश्वास प्रस्ताव जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वो लाके हटा सकता है, बट हम लोग नहीं हटा सकते हैं। लास्ट, अ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ब्लेटेंटली रॉन्ग, मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स दे कैन रिमूव इट, कोई इसमें इशू नहीं है। और गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, दैट्स नॉट नेसेसरी, राइट। गवर्नमेंट जो होती है वो जनता चुन के जाती है और फिर उन्हीं के जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं वो मिलके ये चूज करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कौन कैसे बनाएगा, राइट। सो पार्लियामेंट नहीं चूज करती है, राइट, बट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, राइट। To the next one, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Very important बच्चों, कल्याणकारी राज्य किस इन चारों में से कौन आइडियल करता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन सा पार्ट करता है? इनमें से आप लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं है। द बेसिक पॉलिटी का आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट इसमें बच्चों ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने 2nd और 3rd टाइम ये क्वेश्चन पूछा है इन लास्ट 20 ईयर्स, राइट। तो इसके पीछे की ट्रिक बच्चों ध्यान देना कि ये अभी अलग अलग हैं, इसलिए आंसर है डीपीएसपी। लेकिन अगर
कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन अगर 1 2 3 4 या 1 2 3 1 2 ऐसे आते तो ये चारों ऑप्शन भी सही माने जाते, बिकॉज ये चारों के चारों वेलफेयर स्टेट को ही बनाने के काम करता है। सपोज क्या है वेलफेयर स्टेट, मतलब क्या है, जो लोगों के कल्याण की बात करे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जहां पे लोगों का हित ही हित हो, राइट, तब जाके वो वेलफेयर स्टेट बनता है। क्या फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर स्टेट बनाने की बात नहीं करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हर चीज वेलफेयर स्टेट को ही बनाने का काम करती है। तो फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। दूसरा प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल नहीं करती? अभी हम लोग पेपर के स्टार्टिंग से प्रियम्बल डिस्कस करते आए हैं कि हर एडजेक्टिव, हाँ, प्रियम्बल का क्या इस्टेब्लिश करने के लिए है? एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट के लिए। और 7 शेड्यूल जहां पे 3 लिस्ट हैं, अलग अलग हैं, वो भी क्या कर रही है? सबको अपने अपने डोमेन में बेटर बनाने का काम कर रही है कि आप इस डोमेन पे अच्छे लॉज बनाइए। केंद्र को अपने लॉज बनाने की लिस्ट दे रखी है, स्टेट को अलग लिस्ट दे रखी है, और कॉन्करेंट लिस्ट भी है, ताकि सेंटर और स्टेट मिल के काम कर सकें। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेलफेयर स्टेट की ही पॉलिसी है। सो आंसर विल बी ऑल द 4 अगर किसी स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो। राइट, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अभी यहां पे ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। राइट, टू द नेक्स्ट वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चों ने शायद अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा होगा, एक लाइन इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन यहां पे ये गलत हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। अगर आपने हेस्टली इस क्वेश्चन को किया है तो आप इसको ट्रू करके आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं और आपने प्रिपरेशन बहुत कीन डीप कंसेप्ट के साथ की है तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। आप लोग ये चीज जानते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जुडिशरी का व्हाट यू से, इट्स अ न्यू कंसेप्ट, ये जुडिशरी का जुडिशियल इनोवेशन है ना, या जुडिशरी का नवाचार है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को लेके आए हैं केशवानंद भारती केस से। आप लोगों ने पढ़ रखा है और हमने हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में भी ये चीजें बताई है। राइट, के ये जुडिशरी का कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। राइट, सो दिस इज द रीजन कि स्टेटमेंट 1 यहीं पे फॉल्स हो जाता है। कम टू द स्टेटमेंट 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स टू विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ऑफ कोर्स बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, मोस्टली इन क्लॉज 2। राइट, इसके अंदर ये आर्टिकल 13 के अंदर साफ तौर पे ये चीज लिख रखी है कि ये जुडिशरी की व्हाट यू से ये जुडिशरी का रोल है कि वो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उसको कहीं खारिज ना हो जाए, कहीं वो उन पे जंग ना लग जाए। ये जुडिशरी का काम है टू सेफगार्ड दिस। राइट, सो ये ट्रू है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया है, ये हमने देखा है। राइट, अपने क्लासेस में भी, और अगर आप लोग पॉलिटी में पढ़ रहे हैं विथ सम रेफरेंस बुक्स तो भी ये इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने इसको डीप अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। सो करेक्ट आंसर इज 2। On to the next one, one common agreement between Gandhism and Marxism is। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। हर बार यूपीएससी एक ऐसा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है और बच्चों को सोचने पे मजबूर करता है कि हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ें या क्या क्वेश्चन पूछें। राइट, या इसका क्या आंसर होगा, ये बच्चों को मजबूर करता है। ये क्वेश्चन वैसा ही है बच्चों। राइट, जो गांधीवाद है और जो मार्क्सिज्म है बच्चों, ये दोनों बहुत ही अपोजिट विचारधारा के हैं। इन दोनों के अंदर बहुत लड़ाई है। राइट, जहां पे गांधी जी ये कहते हैं तो मार्क्स ये कहता है, लेकिन इनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और उसी सिमिलैरिटीज के बीच आप लोगों को ये चीज पूछा है। अगर आप लोग ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, गांधीवाद का कंसेप्ट क्या है और मार्क्सवाद का कंसेप्ट क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों ऑप्शंस। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज फर्स्ट, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। मार्क्सवाद ये चीज कहता है कि जब
जब तक स्टेट रहेगा, मतलब स्टेट मतलब बच्चों अराजकता, अराजकता मतलब गुंडागर्दी भी होता है, इसका मतलब यहां पे वो नहीं है। अराजकता का मतलब होता है स्टेटलेस, मतलब कि वहां पे गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपना काम खुद ही कर लेंगे, राइट। हमें रूल करने के लिए किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब होता है ये, राइट, कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। इन दी एंड जो लोग हैं वो ही सारा काम कर लेंगे, गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, ये सिचुएशन आएगी, ये मार्क्सिज्म कहता है। जबकि गांधीवाद क्या कहता है बच्चों, गांधीज्म क्या कहता है कि जो गांधीवाद भी सेम चीज कहता है। गांधीवाद कहता है कि हमें अगर लोग, जब तक राज्य रहेगा तो वो हमारे लिमिटेशंस हैं, राइट, वो हमें लिमिट करेगा। जब तक अगर गवर्नमेंट रहेगी तो वो हमारी आजादी पे अंकुश लगाएगी, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करने देगी। इसके बदले गांधी जी ने ये चीज कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खुद इतने सक्षम हो, हम लोग खुद इतने एथिकल हो कि हमें कोई भी काम करने की जरूरत ना पड़े, गवर्नमेंट को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़े, हम सब अपना अपना कर्तव्य ढंग से समझें और उसको हम लोग क्या करें, उसको आगे पालन करें। और इसी को गांधी जी ने नाम दिया है राम राज्य का, राइट। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि सरकार राम राज्य वाली होगी, राम राज्य का मतलब होता हर जना, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति, वो एथिकली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता हो, विदाउट उसको रोज उसको कहना पड़े भाई तेरी ये ड्यूटी है, तू कर तू कर तू कर, ऐसा नहीं, वो अपना काम खुद करता रहे ताकि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। सो गांधीज्म और मार्क्सिज्म के अंदर जो एग्रीमेंट था वो था बच्चों ए। लेकिन मार्क्सिज्म का यह कहना था कि स्टेटलेस सोसाइटी को अगर पाना है तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी, आपको स्टेट के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा। बट गांधी जी कहते थे कि नहीं, अगर आपको स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए तो आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, और वही एक मार्ग है जिससे आप राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, राइट। सो द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, इनके बीच का कॉमन टर्म है क्लास स्ट्रगल। मार्क्सिज्म ने कहा था, गांधीज्म ने क्लास स्ट्रगल नहीं कहा था। दूसरा एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, इन तीनों का कोई मेल नहीं है। गांधीज्म और मार्क्सिज्म में दोनों अलग अलग विचारधाराओं से बिलोंग करते हैं। सो आंसर विल बी द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ये इसका आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन आवर क्राउन is this: in the context, which one of the following is the characteristic appropriate for the bureaucracy, जिसमें आप लोग अब थोड़े ही दिनों में जाने वाले हैं, या हिंदी में बोले तो नौकरशाही के लिए इन चारों में से कौन सी अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, राइट। ब्यूरोक्रेसी का काम किसी जमाने में जो नीतियां थी, जो वेलफेयर स्कीम्स थी, उसको बनाना और लागू करना था, राइट, और लोगों को पनिश करना था कि अगर वो लागू नहीं होती थी, सरकार के साथ मिलकर काम करना था। तो इसी के अंदर देखते हैं एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या ये एजेंसी हो सकती है क्या, वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? ऑफ कोर्स नॉट। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ पढ़ने में ही रॉन्ग लग रहा है कि आप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रेमवर्क है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच दूरियां बनाने का काम करती है ब्यूरोक्रेसी। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट राइट। दूसरा, द एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, हो सकता है कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर ये करने में काम करे, है ना, तो हो सकता है कि ये सही हो। देखते हैं, इसको वहां पे रखते हैं, इसको बी को अपन होल्ड पे रखते हैं, राइट। सी, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो स्टेबिलिटी का काम करे, बिकॉज ये नौकरशाही है, जो आपको ऑर्डर मिलेगा वही आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्यूरोक्रेसी का बहुत कम योगदान होता है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है नेग्लिजिबल, बट बहुत कम होता है। एंड लास्ट, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जब अगर अपन बच्चों बी एंड डी, ऑफ कोर्स डी स्टेटमेंट इज वेरी राइट, लेकिन जब बी एंड डी में अगर अपन करेंगे बच्चों, तो सबसे ज्यादा सही जो ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी का वो है डी, राइट। ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिनल काम ये है कि वो जो हमारी जो फेडरलिज्म है, राइट, या हम लोगों की जो जो पब्लिक पॉलिसीज कौन बनाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे पंचायत हो, इन तीनों में से कोई भी अगर कोई नई पॉलिसी बनाता है तो आप लोगों को
किसको, इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडीएम, पुलिस इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर, ये जितने भी लोग होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है। आईआरएस ऑफिसर, टैक्स वगैरह का जो काम करते हैं वो इनकी जिम्मेदारी होती है। ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक पॉलिसी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें। सो करेक्ट ऑप्शन अगर चारों को देखा जाए, या एक तो वैसे ही गलत है, अगर बी सी डी में से देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चों डी, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट। और ये इतने क्वेश्चंस, अराउंड 18 क्वेश्चंस जो थे वो पॉलिटी के अंदर से आए थे। आई होप ये आप लोगों को हेल्प किए होंगे कुछ नए कंसेप्ट बिल्ड करने में, या पुराने कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखे होंगे उनको रिवाइज करने में। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, एंड वी विल सी यू इन मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इससे और भी कोई डाउट है इन सारे कंसेप्ट्स में, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन अनुष्का डिजिटल एकेडमी फॉर मोर अपडेट्स एंड क्लियर योर डाउट्स, राइट। So thank you so much. Thank you very much. Keep learning.